हेलो एवरीवन। इस सीरीज में हम देखेंगे मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इंग्लिश का पार्ट। जेल प्रहरी में इंग्लिश में टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये है 29 सितंबर का शिफ्ट 1 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। ये एक सेंटेंस दिया है और 3 ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसमें हमें आर्टिकल को फिल करना है। I enjoy reading blank comics in blank Times of India blanks English daily newspaper that was first published in 1838। यहाँ अगर देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर का नाम है, एक यूनिक न्यूज़पेपर होता है जिसके पहले हमेशा दा ही यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर दा आ जाएगा। और यहाँ कॉमिक्स लिखा हुआ है, कॉमिक्स से पहले ए या एन में से कुछ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉमिक्स की बात नहीं है, कोई भी कॉमिक्स की बात नहीं की जा रही है। वो कॉमिक्स जो टाइम्स ऑफ इंडिया में है, कॉमिक्स को टाइम्स ऑफ इंडिया से रिलेट कर दिया है, इसलिए यहाँ पर भी दा ही आएगा। यहाँ देखें इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, इंग्लिश वर्ड देखें, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है तो लैंग्वेज के पहले दा यूज़ नहीं करते हैं, कभी भी लैंग्वेज के पहले दा यूज़ नहीं किया जाता है, तो दा तो आएगा नहीं, ए या एन में से कुछ आएगा। तो इसे हम हिंदी में से, इंग्लिश से नहीं देखेंगे कि ये ई वोवल है या कॉन्सोनेंट है, हिंदी से देखते हैं। इंग्लिश को हिंदी में लिखेंगे तो ये ई से, इंग्लिश को ई से लिखते हैं और ई एक स्वर है तो इसके पहले एन यूज़ किया जाएगा, यहाँ आ जाएगा एन। अगर व्यंजन होता तो ए आ जाता, पर ये ई स्वर है इसलिए यहाँ पर एन आ जाएगा, तो द और एन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड एक रूल होता है, जैसे कोई भी लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश या हिंदी, हम इंग्लिश को एग्जांपल ले लेते हैं। ये इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी लिखा होगा और इसके पहले ब्लैंक्स है जहाँ पर आर्टिकल फिल करना है, तो यहाँ पर द आर्टिकल यूज कभी नहीं किया जाता है, द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे किसी भी लैंग्वेज के पहले। लेकिन अगर लैंग्वेज के बाद लैंग्वेज वर्ड खुद लिखा हुआ है, लैंग्वेज, और यहाँ पर ब्लैंक्स है, तो यहाँ पर द यूज किया जाता है। मतलब कोई भी लैंग्वेज के पहले द यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर उस लैंग्वेज के बाद खुद लैंग्वेज वर्ड लिखा हुआ है लैंग्वेज, तो हम उसके पहले द यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। ऑल ऑफ अस ब्लैंक्स प्लान टू गो फॉर अ हॉलीडे व्हेन वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ। जब लॉन्ग वीकेंड ऑफ मिले तो हमें हॉलीडे के लिए प्लान करना चाहिए। तो ये एक तरह से सजेशन दिया जा रहा है, सजेशन की बात की जा रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वुड सजेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। सेकंड है नीड, मतलब ज़रूरत, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि हॉलीडे पे प्लान करने की ज़रूरत, ये कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। शुड सजेशन के लिए यूज किया जाता है, और शुड का हिंदी में मीनिंग देखें तो होता है चाहिए, और शुड का यूज किया जाता है सजेशन के लिए, और शुड का यूज एडवाइस के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे सजेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर शुड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ है यूज्ड टू हैबिट के लिए यूज करते हैं, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा शुड। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सिक्वेंसेज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, 1 2 3 4, इनको सिक्वेंस में अरेंज करना है कि पहले कौन सा आएगा एंड उसके बाद कौन सा। तो हम इसमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन देख लेते हैं कि सबसे पहले नंबर पर कौन सी लाइन आएगी। यहाँ अगर देखें तो फोर्थ नंबर का देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर फाउंड मोस्टली नियर साउथ आयरलैंड ईस्ट कोस्ट। यहाँ पर लिखा है दे एक प्रोनाउन है, और जब भी इस तरह से कभी भी सीक्वेंस में अरेंज करने हो सेंटेंसेस, तो पहला सेंटेंस, पहली लाइन कभी भी किसी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज किया जाता है, नाउन को डिफाइन करता है। तो ये दे किस नाउन के लिए यूज किया गया है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो ये फर्स्ट लाइन नहीं होगी। तो हम ऑप्शन से सबसे पहले निगलेक्ट कर लेते हैं। हमें ये मालूम चल गया कि फोर्थ नंबर की लाइन है वो फर्स्ट नहीं होगी, मतलब पहले नंबर पे 4 नहीं आएगा।
थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 4, तो ये गलत हो जाएगा। और फोर्थ है, फोर्थ में भी 4 पहले नंबर पे है, तो ये भी कैंसिल। अब इन दोनों में से हमें सिलेक्ट करना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 1, हम 1 को देख लेते हैं। सम ऑफ देम आर बिगर देन हाउसेज, सम ऑफ देम बिगर है हाउसेज से, तो देम देम मतलब क्या, ये खुद प्रोनाउन है, तो ये भी फर्स्ट लाइन नहीं होगी क्योंकि ये डिफाइन नहीं की जा रहा है कि किसके लिए है, तो ये भी फर्स्ट लाइन नहीं होगी। तो जब ये ऑप्शन भी गलत हो गया तो ऑप्शन केवल सेकंड ही बचा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले नंबर पे आएगा सेकंड वाला सेंटेंस, फिर 1, फिर 3 और फिर 4। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंसेस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें हमें पंचुएशन साइंस को करेक्ट करना है कि कहाँ पे कौन सा साइन आएगा। फर्स्ट है इंडिया सेलिब्रेट्स, इंडिया के बाद कॉमा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इंडिया एक सब्जेक्ट हो गया, और सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। सेलिब्रेट्स वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये पूरा बचा हुआ ये ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये कॉमा की कोई नीड नहीं है, यहाँ पे कॉमा नहीं यूज किया जाएगा, तो ये कैंसिल, ये गलत आंसर है। सेकंड देखें, इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप है और बीच में कोई भी कॉमा नहीं यूज किया गया है क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे, ये पूरा ऑब्जेक्ट, तो ये राइट है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। थर्ड देखें, इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स, तो यहाँ पर ये बीच में कॉमा दिया गया है, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में इस कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये भी गलत। ऐसे ही फोर्थ में देखें तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में भी साइन की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी गलत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। फिफ्थ क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें ये पीडीएफ से डाउनलोड है, तो यहाँ पर हाईलाइटेड जो वर्ड है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन हाईलाइटेड वर्ड यहाँ पर ये अ लेग अप है। सेंटेंस है द न्यू रूल्स इन द कंट्री गिव बिजनेसेस अ लेग अप टू फेस कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। जो कंट्री के न्यू रूल्स हैं वो बिजनेसेस को एक लेग अप दे रहे हैं, बिजनेसेस को एक लेग अप दे रहे हैं अदर कंट्रीज से कंपटीशन फेस करने के लिए। तो लेग अप दे रहे हैं, तो रूल्स लेग अप, अ लेग अप का मतलब होता है हेल्प। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वर्ड का हिंदी में मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो अ लेग अप का मतलब होता है हेल्प, तो हमें इस हेल्प से रिलेटेड इन चारों ऑप्शंस में से मैच करना है कि सेम किस में है। फर्स्ट है इलीगल सैंक्शंस, सैंक्शंस मतलब होता है प्रतिबंध, इलीगल प्रतिबंध, तो न्यू रूल्स ने इलीगल प्रतिबंध तो नहीं दिए हैं, तो ये नहीं होगा इसका राइट आंसर। सेकंड है हिंड्रेंस, पहले बात हमें हेल्प से मैच करना है, अ लेग अप का मतलब होता है हेल्प, तो हम हेल्प से सेम देखेंगे। इलीगल सैंक्शंस प्रतिबंध, ये तो सेम नहीं है। हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट, तो रुकावट भी सेम नहीं है। हेल्प मतलब सहायता, ये भी नहीं है। थर्ड है असिस्टेंस, तो असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता, हेल्प, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन असिस्टेंस। और फोर्थ ऑप्शन है अ ब्लैंकेट राइट, मतलब एक बहुत बड़ा अधिकार दे देना, तो ये भी हेल्प का कुछ सेम नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा असिस्टेंस। सिक्स्थ क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, डैश की जगह पे हमें कंजक्शन फिल करना है। ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, ही डिड नॉट विन द इलेक्शन। वह बेस्ट कैंडिडेट था फिर भी इलेक्शन नहीं जीत पाया। फर्स्ट ऑप्शन देखें एंड, एंड का मतलब होता है और, यहाँ स्टार्टिंग में और तो नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। सेकंड है बट का मतलब होता है लेकिन, तो यहाँ अगर स्टार्टिंग में बट हम यूज करेंगे इसकी जगह पर तो मीनिंग निकालेंगे लेकिन वह बेस्ट कैंडिडेट था, तो ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है इफ का मतलब होता है यदि, तो अगर हम यहाँ पर इफ लिखेंगे तो यदि वह बेस्ट कैंडिडेट था फिर भी इलेक्शन नहीं जीत पाया, ये भी गलत है क्योंकि ये भी फिट नहीं हो रहा है। तो लास्ट बचा दो इसका राइट आंसर है, यहाँ पर आएगा दो ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट ही डिड नॉट विन द इलेक्शन। दो का मतलब होता है हिंदी में
हालांकि और यद्यपि। हालांकि वह बेस्ट कैंडिडेट था, फिर भी वह इलेक्शन नहीं जीत पाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड गिवन ब्लू। सेंटेंस दिया गया है, आई ऑलवेज पोस्टपोन द एविल डे व्हेन आई हैव टू विजिट द डेंटिस्ट। यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड है पोस्टपोन। पोस्टपोन का हमें अपोजिट मीनिंग वाला, यहाँ इन चारों ऑप्शंस में से अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड चूज करना है। तो पोस्टपोन का मतलब होता है टालना। तो टालना का अपोजिट मीनिंग वाला हमें इनमें से देखना है। तो फर्स्ट देखें, सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब होता है निरस्त करना। तो निरस्त करना भी एक तरह से उसको आगे बढ़ाने जैसा ही हो गया, टालने के सेम ही हो गया लगभग। तो ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें अपोजिट देखना है। डिफर। डिफर का मतलब भी टालना ही होता है। अगर इसमें पोस्टपोन का सेम मीनिंग वाला पूछा होता तो सेकंड वाला ये आंसर हो जाता, क्योंकि अगर सेम मीनिंग पूछते तो डिफर इसका आंसर होता। लेकिन यहाँ पर अपोजिट पूछा है तो डिफर आंसर नहीं होगा। थर्ड है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है मोहलत देना। तो मोहलत देना भी एक तरह से उसको आगे बढ़ाना ही होता है, टालने के सेम ही हो गया। तो लास्ट बचा हेस्टन। हेस्टन का मतलब होता है जल्दबाजी करना या जल्दी करना। तो पोस्टपोन का मतलब टालना और हेस्टन जल्दी करना। तो ये अपोजिट हो गया बिल्कुल। तो हेस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेस्टन, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ डैश पीपल सफर डैश लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज। यहाँ पर इन दोनों ब्लैंक्स की जगह हमें प्रीपोजिशन फिल करना है। थाउजेंड्स, जब भी कभी ऐसे नंबर दिए रहते हैं थाउजेंड्स या मिलियंस, तो उसके बाद प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ ही यूज की जाती है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड होते हैं जिनके बाद फिक्स प्रीपोजिशन ही यूज की जाती है। जैसे थाउजेंड हो गया, थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस, मिलियंस ऑफ, या फिर हंड्रेड्स ऑफ। उसी तरह से थाउजेंड्स के बाद ऑफ ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफ। अब यहाँ लिखा है सफ़र। सफ़र के बाद भी हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन ही यूज़ की जाती है। ये वर्ड याद किए जाते हैं इनकी प्रीपोजिशन की, इनके बाद पर्टिकुलर यही प्रीपोजिशन यूज़ की जाएगी। तो सफ़र के बाद फ्रॉम आता है, फ्रॉम। और जैसे हम कोई एप्लीकेशन वगैरह भी लिखते थे तो उसमें लिखते थे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो कोई भी डिसीज़ होती है तो उसके लिए हम सफ़र के बाद फ्रॉम ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट में आ जाएगा ऑफ और सेकंड में आ जाएगा फ्रॉम। ऑफ और फ्रॉम, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9th है स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट। ये सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज अ विच। तो इसमें एरर देखनी है। देखिए इस तरह के वर्ड जब भी होते हैं, वन ऑफ या फिर ईच ऑफ या फिर आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, इस तरह के जब भी वर्ड यूज किए जाते हैं तो इनके बाद वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद जब भी कोई वर्ब यूज की जाती है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। और जब भी कोई प्रोनाउन यूज की जाती है, प्रोनाउन, वो प्लूरल होती है। इनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी और जो प्रोनाउन होगी वो प्लूरल होगी। तो हम इस सेंटेंस में देख लेते हैं, वन ऑफ ये आ गया। अब इसके बाद जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। वर्ब, ये तो वर्ब नहीं है, मैं माई बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज अ विच। तो वर्ब हो गई इज क्या है, सिंगुलर है, तो ये करेक्ट है। अब हम प्रोनाउन देख लेते हैं। प्रोनाउन यहाँ पर है माई बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड क्या है, ये एक सिंगुलर है, तो ये यहाँ पर मिस्टेक है। ये सिंगुलर है लेकिन प्लूरल हमेशा प्रोनाउन यूज की जाती है। तो फ्रेंड के बाद क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो हो जाएगा बेस्ट फ्रेंड्स।
वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज अ विच, तो ये इसका आंसर हो जाएगा वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज अ विच। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंजेस द गिवन सेंटेंस इनटू पेसिव वॉइस। ये सेंटेंस दिया गया है, इसको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखिए, पूरा सेंटेंस बनाने से अच्छा है सबसे पहले हम ऑप्शन को निगलेक्ट कर लेते हैं, जितने हो रहे हैं उसके बाद जितने बचेंगे उनमें से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा, तो हम ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क पहले चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड में लगा है, थर्ड में भी लगा है, इसमें भी लगा है। अब पेसिव वॉइस की एक प्रॉपर्टी होती है कि पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हम चेक कर सकते हैं, पूरा बनाने से अच्छा है। फर्स्ट में ये तो वैसे ही कैंसिल हो चुका है, सेकंड में रिटर्न्ड ये हो सकता है आंसर, थर्ड में लिखा है व्हेन विल यू रिटर्न, ये फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। अब सेकंड और फोर्थ में से हमें देखना है। सेकंड में देखें तो द बुक विल बी रिटर्न्ड बाय यू व्हेन, अब व्हेन यहाँ पर लास्ट में लिखा है लेकिन व्हेन स्टार्टिंग में आना था, तो ये भी गलत हो गया, तो बचा क्या, केवल फोर्थ ऑप्शन। अब इसको हम देख लेते हैं कि व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, तो जब भी इस तरह के वर्ड रहते हैं व्हेन, विच, जो भी क्वेश्चन वाले वर्ड रहते हैं, तो वो पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल सेम लिखते हैं। जैसे व्हेन था, हमने व्हेन का व्हेन लिख दिया। अब ये बाकी बचा हुआ है वो इंट्रोगेटिव में लिखाता है, मतलब वर्ब जो है वो पहले यूज की जाएगी, तो यहाँ पर भी वर्ब पहले ही यूज की जा रही है। विल मतलब फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल का जब भी पेसिव वॉइस बनाते हैं तो हम विल भी यूज करते हैं पेसिव वॉइस बनाने के लिए। तो यहाँ पर विल और इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर, तो द बुक, विल द बुक, और बी भी आएगा तो ये बी लिखा गया, और रिटर्न्ड तो थर्ड फॉर्म तो आएगी, तो थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेन विल द बुक बी रिटर्न, फोर्थ ऑप्शन। 11th क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रिराइट्स द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ये सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है, उल्टा करना है। इसके पहले वाले में एक्टिव से पेसिव में बदला था, अब इसको पेसिव से एक्टिव में बदलना है, एक्टिव वॉइस में से बदलना है, मतलब ये पेसिव में है, तो यहाँ पर हेल्प माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन, तो हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब पेसिव वॉइस में कौन सा टेंस में यूज की जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है ये पेसिव की, और प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़ या हैव, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले सब्जेक्ट फिर हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर प्लस ऑब्जेक्ट, और पेसिव वॉइस में क्या होती है, यही हैज़ बीन हैव बीन बदल जाता है, हैज़ बीन या फिर हैव बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपस में बदलते ही हैं जब भी पेसिव को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ लिखा है माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अननोन सब्जेक्ट होगा। ऑप्शन से देखें तो हमें समवन मिल रहा है, समवन, क्योंकि समवन एक अननोन सब्जेक्ट है इसलिए पेसिव में इसे नहीं लिखा गया होगा। इसी तरह से पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें, यहाँ लिखा था व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, तो सब्जेक्ट क्या था, यू, तो जब हमने एक्टिव से पेसिव में बदला तो हमने यू लिखा नहीं था, ये इसका आंसर था व्हेन विल द बुक बी रिटर्न, पेसिव वॉइस में ये आया था, तो यहाँ पर बाय यू आना चाहिए था, लेकिन बाय यू नहीं लिखा, लिखा होता तो भी सही होता, लेकिन नहीं लिखा है यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में, तो हम इसे ही राइट मानेंगे। अब अननोन सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो कि फिक्स नहीं होते हैं, डिफाइन नहीं होते हैं। अब यहाँ पर लिखा है तुम मतलब पक्का नहीं बताया कि कौन, अब जैसे वहां पे था समवन, तो समवन फिक्स नहीं है, मतलब कोई भी, ऐसे दे होता, दे मतलब होता है वे, लेकिन वो फिक्स नहीं बताया है कि कौन वे, तो इस तरह से जब भी कोई सब्जेक्ट रहता है तो उसे हम पेसिव वॉइस में बदलते टाइम लिखते नहीं है बाय के बाद। अगर कोई नाम होता तो हम उसे लिख देते, क्योंकि वो एक डेफिनेट पर्सन है, एक डिफाइंड सब्जेक्ट है इसलिए। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा जो कि एक्टिव में ऑब्जेक्ट रहा होगा, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। माई पॉकेट हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन,
और मेन वर्ब है पिक्ड और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहा होगा। तो ऑप्शन से अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है समवन। बाय हमने लिख दिया है ताकि हम इसे कन्वर्ट कर सकें। अब हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिखा तो समवन, और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव होती है, लेकिन समवन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे तो हैज़ आएगा। समवन हैज़। फिर आएगी मेन वर्ब यहाँ पे पिक्ड, थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म पहले से लिखी है तो ये पिक्ड ही रहेगा। समवन हैज़ पिक्ड और फिर जो सब्जेक्ट था वो माय पॉकेट, तो इसका आंसर हो जाएगा समवन हैज़ पिक्ड माय पॉकेट। तो समवन हैज़ पिक्ड माय पॉकेट, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12th, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर हमें टेंस का फॉर्म देखना है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, बाय द टाइम, दे, ब्लैंक्स, द स्टेशन, द ट्रेन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स। देखो ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पास्ट की मेन वर्ब मिल रही है। रीच्ड, हैड लेफ्ट, ये भी हैड लेफ्ट, ये लेफ्ट, तो पास्ट की मिल रही है। और यहाँ पर बीच में कॉमा लगा हुआ है, मतलब दो घटनाएं पास्ट में एक साथ हो रही हैं। तो ये रूल रहता है कि जब भी दो घटनाएं पास्ट में एक साथ हो रही होती हैं तो जो घटना सबसे पहले हो रही होती है, जो पहले होती है दो में से, तो पहली वाली घटना को हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होती है उसको लिखते हैं सिंपल पास्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगेगी और ये सिंपल पास्ट की। तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो बाय द टाइम दे, यहाँ पहले नंबर पे रीच लिखा हुआ है, रीच मतलब पहुंचना, तो यहाँ पर रीच ही आएगा। और सेकंड पे लिखा है लेफ्ट, तो यहाँ पर लेफ्ट आएगा। अब इस लेफ्ट और रीच की हमें फॉर्म देखनी है, कौन सी आएगी, लेफ्ट आएगी, रीच आएगी या फिर रीच्ड आएगी। तो बाय द टाइम दे रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, जब वे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन छूट गई थी, इस तरह से। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले ट्रेन छूटी, उसके बाद वो स्टेशन पहुंचे, तभी तो ट्रेन छूटी। तो सबसे पहले क्या हुआ, ट्रेन छूटी, पहले ट्रेन छूटना हुआ, तो उसे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लिखते हैं, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आ जाएगा हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट की लेफ्ट ही रहेगी, लेफ्ट, हैड लेफ्ट, यहाँ आ जाएगा हैड लेफ्ट। और बाद में क्या हुआ, स्टेशन पहुंचे ये, तो रीच की हम सिंपल पास्ट वाली वर्ब लगाएंगे। सिंपल पास्ट में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है सिंपल पास्ट में, तो यहाँ लिखेंगे हम रीच्ड। तो यहाँ आ जाएगा बाय द टाइम दे रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो सबसे पहले आएगा रीच और फिर आएगा हैड लेफ्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13th, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर टेंस की हमें फॉर्म देखनी है। टेस्ट लिखा हुआ है, अब हमें ये देखना है कि टेस्ट कौन से टेंस के हिसाब से आएगा। दीज ग्रेप्स ब्लैंक्स सोर मतलब होता है खट्टा। अब पहला ऑप्शन देखें, इज टेस्टिंग, यहाँ लिखा है दीज ग्रेप्स, ये सब्जेक्ट है। दीज ग्रेप्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत सारे ग्रेप्स है, दीज ग्रेप्स एस लगा हुआ है तो बहुत सारे सब्जेक्ट है। अगर ये आंसर सही होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, आर, तो और यहाँ पर लिखा हुआ इज, तो ये गलत हो जाएगा, इज तो आएगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब सेकंड देखें, वॉज टेस्ट, अब वॉज के साथ टेस्ट कभी नहीं आता है। वॉज कब आता है, पास्ट में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो वॉज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है, साथ में होता तो टेस्टिंग हो जाता। और पैसिव वॉइस में वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वॉज टेस्टेड लिखा होता है यहाँ पे, वॉज के साथ टेस्टेड। तो उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी है, तो वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब क्या बचे, टेस्ट और टेस्टेज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब में एस या ईएस कौन से टेंस में लगता है, सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में होता है ऐसा कि वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं।
तो हम यहाँ पर SAIS लगा देंगे टेस्ट में। दीज ग्रेप्स क्या है, दीज ग्रेप्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम SAIS नहीं लगाते हैं, तो टेस्ट के साथ S नहीं लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ट। दीज ग्रेप्स टेस्ट सोर, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14th, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ब्लैंक्स, योर रिक्वेस्ट, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको यह बताते हुए बहुत रिग्रेट हो रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। अब इसे हम ऑप्शन से चेक करेंगे। यहाँ लिखा है विथ रिगार्ड और बाय रिगार्ड। ये रूल होता है कि रिगार्ड के साथ कभी भी बाय नहीं आता है। अगर बाय रिगार्ड लिखा है तो वो गलत है, रिगार्ड के साथ विथ आता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हुआ और ये ऑप्शन भी कैंसिल हुआ। विथ आता है तो इन दोनों में से हमें सिलेक्ट करना है, और रिगार्ड यहाँ पर टू लिखा हुआ है तो एस भी नहीं आएगा, तो आएगा विथ के साथ रिगार्ड और उसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे टू पहले से लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विथ रिगार्ड टू, यहाँ जाएगा विथ रिगार्ड टू योर रिक्वेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। डिटर्मिनर इसमें फिल करना है व्हेन जॉन रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल, जब जॉन स्कूल से आया, लौट कर आया, ब्लैंक्स, डिड ही नो दैट देयर वॉज गोइंग टू बी अ बर्थडे पार्टी एट होम। घर पर बर्थडे पार्टी चल रही थी। जब जॉन स्कूल से आया तो घर पर बर्थडे पार्टी चल रही थी, तो मतलब यहाँ पर हमें इनमें से फिल करना है। लिटिल लिखा हुआ है, अ लिटिल, मच तो आएगा नहीं क्योंकि मच अनकाउंटेबल के लिए यूज़ किया था, यहाँ मच नहीं आएगा, और लेस भी नहीं आएगा क्योंकि नो लिखा हुआ है, तो नो के साथ कभी भी हम लेस नहीं यूज़ करेंगे। अब बचा लिटिल और आ लिटिल। अब लिटिल वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ ना के बराबर होती है। जब जॉन स्कूल से आया तो उसे कुछ पता नहीं था कि घर पर बर्थडे पार्टी चल रही थी, कुछ भी पता नहीं था क्योंकि एक सरप्राइज वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। तो लिटिल और आ लिटिल वहाँ आता है जहाँ थोड़ा बहुत रहता है, कोई भी चीज़ की थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है, तो वहाँ आ लिटिल आता है, और जहाँ बिल्कुल ना के बराबर हो तो वहाँ पे लिटिल आता है केवल। तो यहाँ पर जॉन को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि घर पर बर्थडे पार्टी चल रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लिटिल, क्योंकि जॉन को कुछ भी मालूम नहीं था, तो स्कूल के बाद आ जाएगा लिटिल। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विद द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया हुआ है और इस ब्लैंक्स, ये यहाँ पर लिखा है टाइम्ड, तो टाइम्ड के पहले कौन सा प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, इन चारों ऑप्शंस में से हमें एक सिलेक्ट करना है। तो द क्रिकेट प्लेयर डैश टाइम्ड हिटिंग द बॉल, इट फ्लू ओवर हिज हेड एंड रीच द बाउंड्री रोप्स। तो यहाँ हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है टाइम, तो टाइम के साथ जब भी कोई प्रीफिक्स यूज किया जाता है तो वो होता है मिस। टाइम के साथ हमेशा मिस प्रीफिक्स यूज किया जाता है, ये याद करना पड़ेगा। तो मिस यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा द क्रिकेट प्लेयर मिस टाइम्ड हिटिंग द बॉल। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17th है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू वन यूजिंग एन एडवर्ब। ये सेंटेंस दिया हुआ है, दो सेंटेंस दिए गए हैं और इनको हमें एक एडवर्ब से कनेक्ट करना है। यहाँ लिखा है द लाइट्स वेंट आउट, लाइट चली गई, द मीटिंग हैड नॉट एंडेड, मीटिंग एंड नहीं हुई थी। तो हमें इसको इस तरह से करते हैं जैसे ये जो सेंस यहाँ पर निकल रहा है वही सेंस हमें इन चारों ऑप्शंस में से सेम देखकर एक सिलेक्ट करना है। मतलब ये जो बोला गया है क्वेश्चन में उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखिए हम, बिफोर द मीटिंग एंडेड द लाइट्स वर गोइंग आउट। पहली बात तो यहाँ पर गलत है कि लाइट्स वर गोइंग आउट, ये इस तरह से आईएनजी नहीं होगा क्योंकि लाइट्स वेंट आउट है, लाइट चली गई है, लाइट चली गई है, तो ये आईएनजी नहीं लगेगा, ये कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन। सेकंड देखें, द लाइट्स वर गोइंग आउट वाइल द मीटिंग वाज एंडिंग। हिंदी में भी नहीं निकाले, वर गोइंग मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में कोई भी चीज़ होती है तो रही थी इस तरह से बोलते हैं हम, तो लाइट जा रही थी जबकि मीटिंग खत्म हो रही थी, तो ये तो इसका सेंस ही बदल चुका है, बल्कि लाइट चली गई और मीटिंग एंड नहीं हुई थी, तो
ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि आईएनजी वाली चीज यहाँ पर नहीं लगेगी। थर्ड ऑप्शन देखें, द लाइट्स वेंट आउट एट द एंड ऑफ द मीटिंग। लाइट चली गई एट द एंड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग एंड होने पर, जबकि मीटिंग एंड नहीं हुई थी। और यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि मीटिंग एंड नहीं हुई थी और यहाँ पे एंड कर दिया है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचा ये फोर्थ, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बोला है द लाइट्स वेंट आउट, लाइट चली गई बिफोर द एंड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग खत्म होने से पहले, मतलब मीटिंग खत्म भी नहीं हुई, तो एक तरह से यही सेंस हो रहा है, मीटिंग खत्म होने से पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बीच में आ जाएगा बिफोर, बिफोर से इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया है। द लाइट्स वेंट आउट बिफोर द एंड ऑफ द मीटिंग। 18th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। यहाँ पर हमें टेंस के हिसाब से वर्ब सिलेक्ट करनी है। एवरी ईयर इन अवर स्कूल द चिल्ड्रन हु ब्लैंक्स वेल इन द फाइनल एग्जाम्स ब्लैंक्स अवॉर्डेड प्राइजेज ड्यूरिंग द एनुअल डे। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी ईयर, एवरी ईयर मतलब हमेशा की बात की जा रही है, तो उसी हिसाब से हमें वर्ब देखनी पड़ेगी। एवरी ईयर इन अवर स्कूल द चिल्ड्रन हु, हर साल हमारे स्कूल में, चिल्ड्रन जो, फाइनल एग्जाम्स में वेल मतलब वेल परफॉर्म करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब ही आएगी, तो हम पहले वो देख लेते हैं। वर्ब परफॉर्म्ड लिखा हुआ है यहाँ पे और ये इज यहाँ के लिए, तो हम पहले इस ब्लैंक को देख लेते हैं। चिल्ड्रन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब ही आएगी, तो वर्ब परफॉर्म्ड ये हो सकता है। यहाँ लिखा है विल परफॉर्म, विल परफॉर्म नहीं आएगा क्योंकि ये हर साल की बात की जा रही है, तो एवरी ईयर के साथ विल परफॉर्म, फ्यूचर की चीज किसी को कैसे मालूम हो सकता है कि आगे भी होगा ही, तो ये विल यहाँ पर नहीं होगा, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। थर्ड है परफॉर्म्स, तो परफॉर्म्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है और यहाँ है प्लूरल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ अगर होता तो परफॉर्म होता, ये एस नहीं लगता, तो ये गलत हो जाएगा। अब बचा कौन सा, ये परफॉर्म, तो ये परफॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। और आर, देखो एवरी ईयर इन अवर स्कूल द चिल्ड्रन, हर साल हमारे स्कूल में चिल्ड्रन जो परफॉर्म करते हैं वेल इन एग्जाम्स फाइनल एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्हें अवार्ड दिया, उन्हें प्राइजेज अवार्ड किए जाएंगे एनुअल डे पर, तो यहाँ परफॉर्म आ गया। और चिल्ड्रन की बात की जा रही है, तो चिल्ड्रन के हिसाब से ही यहाँ पर वर्ब यूज की जाएगी, तो चिल्ड्रन के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, आर, तो यहाँ पर लग जाएगा परफॉर्म और यहाँ लगेगा आर। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19th, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इन गिवन सेंटेंस। वर्ब की हमें करेक्ट फॉर्म टेंस के हिसाब से फिल करनी है। यहाँ लिखा है माई मदर फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम सर्विस 3 years ago। रिटायर, रिटायर सब में रिटायर दिया है, रिटायर की करेक्ट फॉर्म हमें वर्ब की लिखनी है। यहाँ लिखा है 3 years ago, तो 3 years ago मतलब 3 साल पहले, 3 साल पहले की बात की जा रही है, मतलब पास्ट ही रहेगा, मतलब पास्ट टेंस की बात की जा रही है। अब यहाँ लिखा है रिटायरिंग, अगर हम यहाँ लिखेंगे माई मदर रिटायरिंग, तो रिटायरिंग के पहले कोई वर्ब भी यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब। रिटायरिंग क्या है, मेन वर्ब, तो इसके पहले कुछ तो यूज होगा हेल्पिंग वर्ब में, या तो इज होगा या वॉज होगा, कुछ तो आएगा, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत। और सेकंड है रिटायर्ड, तो ये हो सकता है माई मदर रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस 3 years ago, मेरी माँ रिटायर हो गई सर्विस से 3 साल पहले, तो ये इसका आंसर हो सकता है। थर्ड है रिटायर, रिटायर फ्रॉम सर्विस, तो रिटायर ये प्रेजेंट में यूज किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन ये पास्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे रिटायर नहीं यूज किया जाएगा क्योंकि 3 साल पहले की बात है, तो पास्ट है, ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। और रिटायर्स ये भी सिंपल प्रेजेंट में यूज किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटायर्ड। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमें आर्टिकल फिल करने हैं। द इन्वायरमेंट ऑफ डैश अर्थ इज डैश ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड। ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद, और मैनकाइंड मतलब जो मानव जाति है वो। द इन्वायरमेंट ऑफ, तो यहाँ पे लिखा है अर्थ, अर्थ क्या है, अर्थ एक यूनिक चीज है, अर्थ एक ही है
और जो एक ही चीज़ होती है उसके लिए हम द लगाते हैं, सन, मून, अर्थ, इनके लिए द लगाते हैं, तो यहाँ लग जाएगा द। तो द इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ इज, पहले हम दी को देख लेते हैं, ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ एन लिखा है और यहाँ पे ए लिखा है, तो ये भी कैंसिल। अब इनमें से और इनमें से एक बचा, ऑफ द अर्थ इज। अब यहाँ पे ग्रेट लिखा हुआ है, तो ग्रेट के पहले ए या एन में से क्या आएगा, यहाँ देखो द लिखा है, तो द तो लगेगा नहीं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ये व्यंजन है ग्रेट, ग्रेट को हिंदी में लिखेंगे तो गा से स्टार्ट होगा, हिंदी से देखते हैं हम, तो गा से, ग क्या है व्यंजन, तो उसके पहले ए लगेगा। अगर स्वर होता तो एन लगता, तो यहाँ पर ए लग जाएगा, ए लास्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैन काइंड। अर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो मैन काइंड के लिए एक ग्रेट, बहुत बड़ा आशीर्वाद है मानव जाति के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो ये थे 29 सितंबर के इंग्लिश के क्वेश्चंस। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।